हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आईएएस शॉर्ट शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 22 नवंबर। 22 नवंबर के सारे करंट अफेयर्स, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू एनालिसिस या फिर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में। खासियत ये है कि द हिंदू के साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस की भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है उन सभी को एनालाइज करते हैं हम अपने डीएनए यानी कि डेली न्यूज़ एनालिसिस में। शुरुआत करते हैं आज के डीएनए की। और आपको बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम का चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि बहुत जरूरी है। पीडीएफ इसी पे पोस्ट करती हूँ, ओके। और जो भी अपडेट्स होती है वो यहीं आती है। ओनली 188 डेज आर लेफ्ट। और 188 डेज किसके लिए बचे हैं? सिर्फ 188 डेज बचे हैं आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो अगर अभी भी तैयारी को सीरियसली नहीं ले रहे हो, हाथ जोड़ के विनती है, तैयारी को अपनी सीरियसली लो। मौका हर किसी को नहीं मिलता है, आपको मिला है, इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करो, ओके। चलो टुडे इस पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की बात करते हैं। मे योर नेक्स्ट ईयर्स विद अ टीयर ऑफ जॉय। तो देखो ये जो है पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, यही है आज की कि आप बहुत सारे लोस फेस करते होंगे। कई बार आंखों में आंसू आ जाते होंगे, लेकिन कोशिश यही करो। और आपके लिए भी हमारी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब ये है कि अगले टीयर्स जो आपके हो ना, अगले आंसू जो हो वो आपके आंसू जॉय के आंसू हो, खुशी के आंसू हो। खुशी इस बात की कि आपने अपना ड्रीम को पूरा कर लिया, रियलाइज कर लिया है, ओके। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल क्या है आज का? पहला आर्टिकल है अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी। इंडिया में पहली बार कोई सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी आने वाली है, इसकी बात यहाँ पे की गई है, ओके। तो देखो भाई कौन से पेपर से, द हिंदू से लिया गया है। पेपर 2 से रिलेटेड है, गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड है। इसको आप सोशल इश्यूज से भी कनेक्ट कर सकते हो पेपर 2 के, ओके। तो देखो भाई, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है हमारी, उन्होंने पहली बार इंडिया की पहली सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी लॉन्च की है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इस सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी के पीछे। सुसाइड क्या होता है? सुसाइड का मतलब है आत्महत्या, ओके। और इसके कुछ फैक्ट्स आपको मैं बताऊं तो देखो, सुसाइड के कुछ फैक्ट्स हमारे पास जो हैं वो ये हैं कि इंडिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा जाने जाती है सिर्फ और सिर्फ सुसाइड्स के चलते। और इसमें भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल हु कमिट सुसाइड आर बिटवीन द एज ऑफ 15 to 29 ईयर्स। तो 15 to 29 ईयर्स में जो टॉप किलर रीजन है, टॉप किलिंग रीजन है, वो है सुसाइड, ओके। इसमें अगर आप बात करो रेट कितना है, तो 1 लाख में से लगभग 10 से लेकर 11 लोगों की जान जाती है। हर 1 लाख लोगों में 10 से 11 लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं हर साल, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे मेजर रीजन है फैमिली प्रॉब्लम और इलनेस, ठीक है। तो ये सुसाइड रिलेटेड डेथ्स का कारण है। नाउ हमारे देश में पहली बार कोई सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी, सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बनी है। और इसमें यही कहा गया है कि टाइम बाउंड मैनर में कोशिश ये करेंगे कि कुछ एक्शन प्लान्स लेकर आए, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन करें, ठीक है। और इसको रिड्यूस करें, सुसाइड रेट को रिड्यूस करें, सुसाइड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करें बाय 10%। तो अभी मान लो अगर 100 सुसाइड हो रहे हैं, तो इसको हम 10% से, यानी कि 10 से कम कर सकें, 90 सुसाइड हो बाय 2030। और कोशिश करें कि 10% से भी ज्यादा अगर हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं तो, ओके। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहाँ पे एक इफेक्टिव सर्विलियंस मैकेनिज्म बनाया जाए, ठीक है। सर्विलेंस मैकेनिज्म हो जो कि ये चेक करे कि सुसाइड जो हो रही है नेक्स्ट, जो लास्ट 3 इयर्स में या नेक्स्ट 3 इयर्स में, हम ये चेक करें कि सुसाइड जो हो रही है उनके ऊपर एक सर्विलेंस मैकेनिज्म हो। एक साइकेट्रिक आउटपेशेंट डिपार्टमेंट बनाया जाए, ठीक है, जो कि यहाँ पे प्रिवेंशन सर्विसेज दे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर आप कुछ भी डिप्रेशन से जा रहे हो या कुछ भी एंग्जाइटी इश्यूज है आपको, तो आप इस पर्टिकुलर टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो। वो क्या है? वो साइकेट्रिक सर्विसेज का एक नंबर है जो आपको काउंसलिंग देंगे और आपको बेसिकली इन डिप्रेशन और इस तरह की जो बीमारियां उनसे दूर करेंगे, सो दैट यू डू नॉट अटेम्प्ट सुसाइड, ओके। तो इस तरह की यहाँ पे बातचीत चल रही है। इसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का भी यहाँ पे फायदा उठाया जाएगा, ओके। और अगले 5 सालों में एक मेंटल वेलबींग करिकुलम भी बनाया जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो करिकुलम होता है उसमें मेंटल वेलबींग को भी यहाँ पे ध्यान में रखकर उसे बनाया जाएगा, उसमें चीजें ऐड की जाएंगी, ओके। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस बनाई जाएंगी मीडिया के रिस्पॉन्सिबल यूसेज को लेकर, यानी कि मीडिया जो है उसकी रिपोर्टिंग और उसके यूसेज को लेकर गाइडलाइन होंगी, ओके। और साथ में जो डेवलप करना है हमको वो है कम्युनिटी रिजिलियंस। कम्युनिटी को हमको रिजिलियंट बनाना है, सोसाइटी को सपोर्ट देना है इन केस ऑफ सुसाइड, ओके, सो दैट सुसाइड प्रिवेंशन
हो सके। और यहाँ पे हम काम करने वाले WHO की साउथ ईस्ट एशिया की जो पॉलिसी है, प्रिवेंशन पॉलिसी, प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी फॉर सुसाइड, उसके ऊपर काम करने वाले हैं, लेकिन इंडियन कल्चर को भी ध्यान में रखेंगे। ओके। और आज के टाइम पे सुसाइड एक मेजर पब्लिक हेल्थ इशू बन चुका है, और इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर पाएंगे? सभी के कोलैबोरेशन से, सभी स्टेक होल्डर्स साथ में हैं तो। ओके। तो जरा इसका डाटा देखते हैं। कुछ डाटा आया था कुछ टाइम पहले, ये बताता है कि स्टूडेंट्स में सुसाइड रेट कितना ज्यादा है। तो हर एक स्टूडेंट, हर 55 मिनट में एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, ठीक है, इंडिया में। अगर यहाँ पे आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करें तो 2017-18 में 150 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। ओके। 20% जो है सिटी के स्टूडेंट्स जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह के एंग्जाइटी इश्यूज या डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। ओके। इसमें सुसाइड इंसिडेंस रेट भी ज्यादा है 14 to 17 एज के स्टूडेंट्स के बीच में। वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? वार्निंग साइन ये हो सकते हैं कि जो भी पर्सन को आप देखते हो बहुत ज्यादा आइसोलेटेड रहता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ नहीं रहता है, अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है या बातें करता है, ठीक है, उसके मूड में ड्रास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, कभी एक्सट्रीम फियर, कभी एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, ठीक है, इसके साथ में उसकी स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही हैं, ड्रग एंड अल्कोहल यूज वो करने लगा है, या फिर कोई रिस्की बिहेवियर में एंगेज कर रहा है, बिल्कुल कम इंटरेस्ट अब दिखाता है, जो पहले चीजों को वो एंजॉय करता था अब नहीं कर रहा है या कर रही है। ऐसी चीजें एक साइन है दैट यू शुड हेल्प देम आउट। ओके। ऐसे लोगों को यू शुड हेल्प देम आउट, एंड उनके केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है। सी, दिस इज अ सेंसिटिव टॉपिक। ओके, सुसाइड इज अ सेंसिटिव टॉपिक, सो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी अ लिटिल मैच्योर व्हाइल हैंडलिंग दिस टॉपिक। ओके। ऑलराइट, अब देखो आगे बात करते हैं क्या लॉज हैं रिलेटेड टू सुसाइड इन इंडिया। तो देखो पहली चीज तो आईपीसी, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 309। आपको पता है आईपीसी कॉलोनियल एरा का कोड है, ठीक है, कॉलोनियल एरा यानी कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे रहते थे तब का कोड है ये। और इसमें सेक्शन 309 जो है ये क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड की प्रैक्टिस को, ठीक है। तो 19th सेंचुरी से ब्रिटिशर्स जब से रह रहे हैं, उनका मानना था कि अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है तो दैट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट एंड द रिलीजन। ओके। और इसीलिए उन्होंने इसको क्रिमिनलाइज किया। तो सेक्शन 309 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन कमिट करता है सुसाइड या करने की कोशिश करता है तो उसको यहाँ पे पनिशेबल माना जाएगा विद इम्प्रीजनमेंट, और साथ में उसको फाइन भी लग सकता है, 1 साल का इम्प्रीजनमेंट और फाइन लग सकता है, ठीक है। लेकिन इसको ठीक किया हमारे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 ने। 2017 का जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया, इसका सेक्शन 115 ये कहता है कि भाई जो सेक्शन 309 है ना आईपीसी का, बिल्कुल गलत है, इसको हम विथस्टैंड नहीं करते, विदहोल्ड नहीं करते। और यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर सुसाइड कमिट करता है तो ये माना जाएगा कि वो पर्सन बहुत ही सिवियर स्ट्रेस से गुजर रहा है, और उसे कोई पनिशमेंट इस कोड के अंतर्गत, आईपीसी के अंतर्गत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे इस सेक्शन 309 में क्रिमिनलाइज किया गया था सुसाइड को, लेकिन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया और उसने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। लेकिन क्या ये इतना आसान था? नहीं, इतना आसान नहीं था, बहुत लंबी डिबेट, बहुत लंबा स्ट्रगल चला है इसके लिए। जैसे कि देखो भाई, कोर्ट के अलग अलग स्टैंसेस रहे हैं इसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए। जैसे कि अगर बात करें 1970-71 में पहली बार लॉ कमीशन ने बोला कि इसको डीक्रिमिनलाइज करने का हमें सोचना चाहिए, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करने का हमको सोचना चाहिए। उसके बाद 1985 में दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें ये कहा गया कि भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन सुसाइड कमिट कर रहा है, पहले ही वो कितने स्ट्रेस में है, उसके बाद आप उसको पनिश भी कर दो। तो इन्होंने बोला कि ये अनवर्दी है ह्यूमन सोसाइटी के लिए, ये सेक्शन 309। ओके। 1986 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इसको सेम बोला कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अगेंस्ट में है ये सेक्शन 309। ओके। इसके बाद 1994 में फिर से सुप्रीम कोर्ट की एक जज, टू जज बेंच ने ये बोला कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करना सेक्शन 309 में जो बोला गया कि इसमें पनिशमेंट मिलेगी, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये सुप्रीम कोर्ट की डिविजनल बेंच ने भी बोला इन ईयर 1994। इसके बाद भी 1996 में बोला गया कि नहीं नहीं सब सही है, 309 में सब सही है, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ का राइट है, ठीक है, उसमें राइट टू डाई नहीं आता। तो अगर आप राइट टू डाई अपना परफॉर्म कर रहे हो तो दैट गोज अगेंस्ट द स्टेट, और इसीलिए सेक्शन 309 बिल्कुल वैलिड है। फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पार्लियामेंट को सोचना चाहिए इसको डीक्रिमिनलाइज करने के बारे में। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर 2018 में बोला कि एक पार्लियामेंट को प्रॉपर पैनल वगैरह बनाना चाहिए, सेक्शन 309 को हटा ही दो, डीक्रिमिनलाइज कर ही दो। ओके। तो ये पूरा हमारा सुसाइड के बारे में क्रिमिनलाइजेशन एंड डीक्रिमिनलाइजेशन के बीच की डिबेट है। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, यूजिंग उर्दू टू ब्रेक बैरियर्स, बिल्ड टाइज ऑफ अकॉर्ड। अब देखो ये जो बेसिकली आर्टिकल है ये केस स्टडी आप समझ सकते हो, केस स्टडी है ये बंगाल की। और बंगाल की केस स्टडी क्या कहती है?
दो लड़कियों, दो लेडीज हैं, ठीक है, जिनके बारे में ये केस स्टडी है। बताया जा रहा है कि एक लेडी है विच इज जो ये लेडी है काफी एल्डरली है, और दूसरी जो है एक छोटी सी बच्ची है 15-16 साल की। दोनों की जो इंटरेस्ट है उर्दू के लिए काफी स्ट्रांग है। और यहाँ पे एक कैंपेन भी चल रहा है वेस्ट बंगाल में, नो योर नेबर। नो योर नेबर बेसिकली एक कैंपेन, एक एनजीओ जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये नो योर नेबर कैंपेन चलाया है कि आसपास की चीजों को भी अपने जानो। ओके। और इसी के अंतर्गत ये जो लोग हैं ये उर्दू की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उर्दू जो लैंग्वेज है, उर्दू के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। और आज के टाइम पे देखो काफी कम्युनल पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है, हम हर चीज को कम्युनिटी से, कम्युनलिज्म से जोड़ देते हैं, एजुकेशन को कम्युनलिज्म से जोड़ देते हैं। आपको याद होगा कर्नाटका का हिजाब वाला केस, ओके। तो उसमें आपने देखा था सैफरनाइजेशन एंड हिजाब किस तरह से एजुकेशन में घुस गया था। अभी भी आप देखते हो कलर्स में भी हम कम्युनलाइजेशन कर देते हैं, लैंग्वेजेस में हम कम्युनलाइजेशन कर देते हैं कि उर्दू जो है एक मुस्लिम लैंग्वेज है, हिंदी जो है एक हिंदू की लैंग्वेज है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, दीज आर सेक्युलर थिंग्स, ओके। और आज के टाइम पे अगर कोई पर्सन हिंदू होने के बावजूद भी उर्दू को प्रैक्टिस कर रहा है, उर्दू पसंद है उसको, तो देयर इज नथिंग बैड इन दैट। और वैसे ही वाइस वर्सा, मुस्लिम को अगर कोई मुस्लिम पर्सन जो है वो जो हिंदू है, हिंदी लैंग्वेज है उसकी तरफ काफी अट्रैक्टेड है, हिंदी लिटरेचर की तरफ अट्रैक्टेड है, या किसी भी रीजनल लैंग्वेज की तरफ अट्रैक्टेड है, तो दैट इज अ गुड थिंग, ओके। ये हमारे देश में टॉलरेंस का प्रतीक है, ठीक है, टॉलरेंस का। तो वैसे तो हम अभी उर्दू की बात करने वाले हैं, लैंग्वेज उर्दू की, तो इसीलिए इसको पेपर 1 में भी डाला गया है, ठीक है, सोशल एम्पावरमेंट में और आर्ट एंड कल्चर से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसको जीएस पेपर 4 से भी कनेक्ट कर सकते हो, इस केस स्टडी को, जहां पे हम टॉलरेंस को दिखा रहे हैं। टॉलरेंस क्या है बेसिकली? टॉलरेंस इज रिस्पेक्टिंग अदर्स इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, ओके। आप दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, भले ही आपके बीच में डिफरेंसेस है, लेकिन फिर भी आप दूसरों को रिस्पेक्ट कर रहे हो, दूसरों के ओपिनियन, दूसरों के कल्चर्स को रिस्पेक्ट कर रहे हो। एंड दैट इज व्हाट दिस केस स्टडी शोज टू अस, ओके। सो यू आर गोइंग टू बी अ डीएम, अ आईपीएस ऑफिसर, अ आईएएस ऑफिसर। आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि आप थोड़ा सा पॉलिटिकली न्यूट्रल, इम्पार्शियल होके, ऑब्जेक्टिव होके जरा चीजों को देखो, अपने पर्सपेक्टिव को वाइडर करके, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू बी हैविंग सम विजडम, और उस हिसाब से आप इन चीजों को देखा करो थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ। बात करते हैं उर्दू की। और उर्दू देखो वन ऑफ द रिचेस्ट लैंग्वेजेस है इंडिया की, ओके। और इंडियन लिटरेरी लैंग्वेज है ये, और इसमें आप बहुत सारी चीजें समझते हो, देखते हो। तो एक एक करके उर्दू के बारे में बात कर लेते हैं। उर्दू के ओरिजिन की बात करें तो ये माना जाता है कि उर्दू लैंग्वेज का ओरिजिन जो है सेंचुरीज बैक हुआ था, और ये मेजरली 3 प्लेसेस में हुआ था इंडिया में, ठीक है, जो कोट किया जाता है हिस्टोरिकल रेफरेंस में। मेजरली तीनों प्लेसेस आती हैं पंजाब से, ओके। तो ये पता चलता है कि इंडिया के पंजाब स्टेट से इसका ओरिजिन हुआ था। और ये कौन से इंडिया की बात करें? अनडिवाइडेड इंडिया की। तो उस टाइम पे लाहौर भी पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। हमारे यहाँ पे ग्रेट पोएट रहे हैं अमीर खुसरो जी, ओके। इन्होंने अपनी बुक लिखी गुर्रात उल कमाल, ओके। इसमें इन्होंने लिखा है कि मसूद लाहौरी एक पर्सन है, मसूद लाहौरी, जो लाहौर में जिनका जन्म हुआ था 11वीं सेंचुरी में। और इन्होंने पहली बार एक पोयम कंपोज करी थी हिंदवी या उर्दू में, ओके, जिसका नाम है दहलवी। तो ये लाहौरी जो है, मसूद लाहौरी जी, ये लाहौर से थे, लाहौर आता था पंजाब में। तो पंजाब में ही माना जाता है कि उर्दू का ओरिजिन होता है। 11वीं सेंचुरी एडी की ये बात है, जब इन्होंने अपनी पहली पोयम लिखी थी उर्दू में। उर्दू का ही दूसरा नाम हिंदवी है, ठीक है। और देखो यहाँ पे ये जो उर्दू है ये पंजाब में ही डेवलप हुई थी, उस टाइम पे लाहौर भी इसी टाइम पे इसी में आता था। और ये माना जाता है कि उर्दू में जो है काफी सारी चीजें पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेजेस से आई हैं, ओके। और इसी से उर्दू बनी है। इसके साथ साथ जब ये पहले उर्दू नहीं बोली जाती थी, इसको पहले हम अलग अलग नामों से बुलाते थे, हिंदुस्तानी, हिंदवी, दहलवी, रेख्ता, ये सब जो हैं ये उर्दू के दूसरे नाम हैं, ओके। आप देखोगे कई सारे आप यूट्यूब चैनल्स और इंस्टाग्राम चैनल्स पे देखते हो, उनके नाम इस तरह से ही होते हैं, रेख्ता, हिंदवी, ये सब क्या है? बेसिकली उर्दू के ही सिनोनिम्स हैं, ओके। यहाँ पे जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह जो सब कुछ है ना उर्दू में, ग्रामर जो है उर्दू की काफी कुछ हिंदी से मिलती है, ओके। ऑलराइट। अब अगर इसको डेक्कन इंडिया से अगर आप कनेक्ट करके देखोगे तो इंडिया में आपको पता है डेक्कन सल्तनत आया था, दिल्ली सल्तनत आया था, सॉरी, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर आया था, जो उर्दू को और ज्यादा स्टैब्लिश किया जिन्होंने इंडिया में, ओके। और ये जो थे दिल्ली तक ये उर्दू की लैंग्वेज को लेकर है। धीरे धीरे ये दिल्ली से साउथ की तरफ जाने लगे, दोनों ही, दिल्ली सल्तनत भी और मुगल एम्पायर भी, दोनों ही धीरे धीरे साउथ की तरफ जाने लगे, और इन्हीं के साथ उर्दू लैंग्वेज भी साउथ की तरफ गई, ओके। और डेक्कन में यानी कि दक्कन में काफी फ्लोरिश करी, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, तमिलनाडु वाले पार्ट्स में काफी फ्लोरिश किया इस लैंग्वेज ने। इसके साथ में
जो लैंग्वेज है, आप देखोगे कि इसमें कई सारे डेक्कन के वर्ड्स भी शामिल हो जाते हैं, हैदराबादी वर्ड्स आप देखते हो डेक्कन के, जो उर्दू में शामिल है, तो उसको दक्कनी लैंग्वेज बना दिया गया साउथ में जाके। ओके, ऑलराइट। अब इसमें देखो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था उसमें एम्परर थे मोहम्मद बिन तुगलक। आपने सुना होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, इन्होंने कुछ मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए थे, जिसमें से एक डिसीजन था कि ये अपना कैपिटल चेंज करना चाहते थे। कैपिटल इन्होंने चेंज भी किया, दिल्ली टू दौलताबाद ये ले गए अपने कैपिटल को। दौलताबाद आज के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ता है। तो दिल्ली जो नॉर्थ इंडिया में था वहां से साउथ इंडिया डेक्कन की तरफ ले गए अपने कैपिटल को, ठीक है, और इसी के साथ बहुत सारे लोग भी ट्रांसफर हुए। लोगों ने उर्दू लैंग्वेज को नॉर्थ टू साउथ फैलाया, ठीक है। और 1327 की बात है, ये महाराष्ट्र तक आ गई थी उर्दू लैंग्वेज। काफी लंबे समय तक यहाँ पे 7 सालों तक यहाँ पे लोग रहे, ठीक है। वापस फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद से दिल्ली कर दिया था ट्रांसफर अपने कैपिटल को, लेकिन उर्दू तो आ चुका था इन 7 सालों में बहुत अच्छे से, ओके, महाराष्ट्र तक। देन देखो उर्दू के ऑफिशियल स्टेटस की बात करें इंडिया में, तो उर्दू जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ओके, हमारे आप करेंसी नोट्स पे देखते हो 15 लैंग्वेजेस आपको दिखती हैं, इन 15 लैंग्वेजेस में से एक उर्दू है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि कश्मीर, तेलंगाना, यूपी, बिहार, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इनकी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। ओके, इसके अलावा पंजाब में जितने भी ओल्ड लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह आप देखते हो ना, वो सारे उर्दू में ही लिखे हुए हैं, ठीक है। आज भी हमारे देश में कई सारे लोग हैं, कई मिलियंस ऑफ लोग हैं जो उर्दू बोलना जानते हैं, काफी अच्छा पसंद भी करते हैं उर्दू को। ओके, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप देखते हो कि धीरे धीरे करके उर्दू के ऊपर जो ध्यान था, फोकस था, वो कम होता गया। ओके, बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, ठीक है, क्योंकि हिंदी एंड इंग्लिश के बीच की डिबेट चल रही थी, थोड़ा सा कम्युनल पोलराइजेशन वगैरह भी था, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आप देखते हो उर्दू के ऊपर जो फोकस था वो कम होता गया। ओके, तो ये था पूरा हमारा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है इसरो से रिलेटेड। इसरो जो है अपनी 200th सक्सेसफुल लॉन्च के लिए तैयार है, और फिर साउंडिंग रॉकेट का नाम है रोहिणी 200, RH 200। ओके, रोहिणी RH 200। ओके, तो ये रोहिणी RH 200 क्या है, एक साउंडिंग रॉकेट है, जिसको फिर से हम लॉन्च करने वाले हैं, इसरो लॉन्च करने वाला है। कहाँ से? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर हमारा लॉन्चिंग व्हीकल्स का एक पूरी साइट है, इसरो की लीड यूनिट है, जहाँ पे लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च किया जाता है। ओके, तो ये होने वाली है 200th लॉन्च ऑफ दिस RH 200। ओके, 199 टाइम सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, अभी 200th टाइम होने वाला है। तो आप इसको पेपर 3 साइंस एंड टेक से कनेक्ट कर सकते हो। RH 200 की बात करूं तो रोहिणी वाला जो पूरा एक हमारे ग्रुप है रॉकेट्स का, उसमें RH 200 इज वन ऑफ द रॉकेट। ओके, और सॉलिड मोटर पावर्ड एक्सपेंडेबल रॉकेट है, जो कि 70 किलोमीटर्स की हाइट तक जा सकता है और अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकता है, ठीक है। इसको सक्सेसफुली 199th टाइम लॉन्च किया गया था थुम्बा से। ओके, अब देखो थोड़ा सा RH 200 के बारे में। टू स्टेज रॉकेट है, ये टू स्टेज रॉकेट है, ठीक है, और ये कैपेबल है 70 किलोमीटर्स तक जाने के लिए। 3.5 मीटर्स टॉल है ये, और 199 अपनी कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसफुल जो फ्लाइट्स है वो कवर कर चुका है, कंप्लीट कर चुका है। ये जो RH 200 देख रहे हो ना, इसमें ये 200 क्या है, 200 इसका डायमीटर है इन mm। तो 200 mm का इसका डायमीटर है। ओके, और इसरो ने अभी तक 1600 से ज्यादा RH रॉकेट्स अभी तक लॉन्च करे हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेशन रोहिणी की बात करें तो रोहिणी में कई सारे रॉकेट्स आते हैं, RH 300 आता है, मार्क 2 आता है, RH 560 आता है, मार्क 3 आता है, ये सब आते हैं रोहिणी साइकिल में ही, रोहिणी वेरिएंट्स में ही। ओके, इसके अलावा देखो साउंडिंग रॉकेट क्या होता है। साउंडिंग रॉकेट का मतलब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट कैरिंग रॉकेट है ये, जिसके अंदर की आप मेजरमेंट्स ले सकते हो। कोई भी चीज, कोई रॉकेट आपने स्पेस में भेजा या अपर एटमॉस्फेयर में भेजा, वहां से आप मेजरमेंट्स ले सकते हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो सब ऑर्बिटल फ्लाइट में। इसको कहते हैं साउंडिंग रॉकेट। ओके, तो एन इंस्ट्रूमेंट कैरिंग रॉकेट designed to take measurements and perform scientific experiments during its suborbital flight। ओके, ये जो रॉकेट्स होते हैं ये 48 टू 145 किलोमीटर तक की हाइट पे जा सकते हैं अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। रोहिणी रॉकेट फैमिली की बात करूं तो इसरो की ये साउंडिंग रॉकेट्स की एक सीरीज है, जो मीटियोलॉजिकल या एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए बनाई गई है। ओके, ये जो साउंडिंग रॉकेट्स हैं ये 2 से 200 केजी तक का जो पेलोड है उसको कैरी करके जा सकते हैं 100 से 500 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड पे। और इसमें इसरो के पास कई सारे रॉकेट्स अभी रेंज में हैं, ठीक है, जैसे RH 300, RH 200, RH 300 है, मार्क 3 है, मार्क 2 है, ये सब है। ओके, तो जरा ये देखो, ये पूरी रोहिणी फैमिली है। इसमें आप देखते हो RH 75 है, RH
100 है, RH200 है, RH560 है, RH560B है, ये सारे रोहिणी साइकिल में, रोहिणी वेरिएंट्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर सेट स्टैंडर्ड फॉर ई कॉमर्स रिव्यूज। इसको आप गवर्नमेंट पॉलिसी से कनेक्ट कर सकते हो। पूरा मुद्दा क्या है, तो देखिए मुद्दा ये है कि कई सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आप जानते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन एंड सो ऑन, ठीक है। इस पे आप देखते हो कई सारे रिव्यूज, जैसे होता है ना, हम भी कुछ चीज खरीदते हैं तो हम उसके रिव्यूज पहले चेक करते हैं। तो उन रिव्यूज में आप देखते हो कुछ रिव्यूज तो सच्चे होते हैं लेकिन कुछ फेक रिव्यूज भी होते हैं। लाइक एक ही चीज के आपको इतने वेराइड रिव्यूज मिलेंगे, और कई बार मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस किया, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कुछ भी आपको लेना है, फोन खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, आपको इतने वेराइड रिव्यूज मिलते हैं, कुछ तो बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं और कुछ तो बहुत ही ज्यादा उस चीज की बुराई करते हैं। तो ये जो फेक रिव्यूज है ना, उसके कारण कंज्यूमर जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, डाइवर्ट हो सकता है, उसका नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमारी जो सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है, वो लेकर आ रही है स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स फॉर ई कॉमर्स रिव्यूज। तो आपको कंज्यूमर को फेक रिव्यूज से बचाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स लेकर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके थ्रू रिव्यूज जो है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जो रिव्यूज है उनके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जा सकेंगे। ओके, तो देखो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि आपको फेक रिव्यूज से बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टैंडर्ड लेके आने वाली है, जिसके थ्रू ई कॉमर्स रिव्यूज को वेरीफाई किया जा सकेगा, चेक किया जा सकेगा। और अगर कोई पर्सन फेक रिव्यूज करता है, गलत तरीके से रिव्यूज करता है, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट गलत तरीके से रिव्यूज लेती है, तो उनके ऊपर पीनलाइजेशन हो सकेगा, चार्जेस लग सकेंगे। ओके, अनफेयर प्रैक्टिसेस के। और ये कौन करने वाला है, ये करने वाला है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। ओके, और ये सब कुछ होने वाला है अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ये फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने वाला है। बात ये हो रही है कि सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए अभी शुरुआत में ये वॉलंटरी बनाया जाएगा, धीरे धीरे करके इसको मैंडेटरी बनाएंगे, ठीक है। और इसका नाम दिया जाने वाला है इंडियन स्टैंडर्ड्स 19,000-2022 ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज। ओके, तो इसके बेसिस पे सारी यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग होने वाली, स्टैंडर्ड्स बनाने वाले हैं हम। ओके, और इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल यही होंगे कि इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखा जाए और उस बेसिस पे यहाँ पे रिव्यूज दिए जाए। ओके, इसके साथ क्या होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कंज्यूमर्स में भी, और गुड्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी है ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, उसको आप फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर खरीद पाओगे। इनका बिजनेस भी बढ़ेगा, इन ई कॉमर्स साइट्स का बिजनेस भी बढ़ेगा फिर उस हिसाब से। ओके, और यहाँ पे फेक डिसेप्टिव रिव्यूज को हम चेकआउट कर पाएंगे। ऑलराइट, तो ये है पूरा हमारा आर्टिकल, और इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसको प्रिपेयर कर रहा है। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये आती है। डेवलप हुई थी, स्टैब्लिश की गई थी 2016 के एक्ट के थ्रू, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और आती है ये, जो मिनिस्टर इन चार्ज हैं मिनिस्ट्री के, वही इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को संभालते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, वो कौन है, जो कि मिनिस्टर रहेंगे कंज्यूमर अफेयर्स वाले मिनिस्ट्री के। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कतर चाइना साइन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील। तो चाइना और कतर ने आपस में एक सबसे बड़ी गैस डील साइन करी, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर की गैस डील साइन करी है। पेपर टू आईआर इसको कनेक्ट कर सकते हो। हुआ यह है कि कतर ने यहाँ पे चाइना के साथ 27 ईयर्स की नेचुरल गैस सप्लाई की एक डील साइन करी है, जिसमें कतर चाइना को कम से कम 27 ईयर्स के लिए यहाँ पे गैस, नेचुरल गैस को प्रोवाइड करेगा। और ये कितनी नेचुरल गैस होगी, 4 मिलियन टन, 4 मिलियन टन नेचुरल गैस कतर जो है वो चाइना को प्रोवाइड करने वाला है फॉर द वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। एंड ये डील जो है 27 ईयर्स की डील है, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील है। ऐसे टाइम पे ये डील आई है जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर के चलते अभी तक क्या हो रहा था, यूरोप जो था पूरी तरह रशिया पे डिपेंड कर रहा था फॉर नेचुरल गैस। ओके, लेकिन अभी रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो रशिया के अगेंस्ट हो गई मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, पूरा वेस्ट। तो ऐसे में इनके यहाँ पे यूरोप में बहुत किल्लत चल रही है नेचुरल गैस की सप्लाई की। ऐसे में जब यूरोप को बहुत जरूरत है अल्टरनेटिव सोर्स की, कतर जैसे सोर्स की, उस टाइम पे कतर डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना, और चाइना को गैस सप्लाई करने वाला है फॉर द कमिंग 27 ईयर्स। ध्यान में ये भी रखना है कि चाइना जो है वो रशिया का बहुत अच्छा दोस्त है। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड है वो रशिया और चाइना की तरफ झुकता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और जो कतर है वो यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज की जगह चाइना को 27 ईयर्स तक अब यहाँ पे देने वाला है नेचुरल गैस। ओके, और ये जो अकॉर्ड है ये सॉलिडिफाई करेगा इन दोनों कंट्रीज के बीच के बायलैटरल रिलेशनशिप्स को भी। ओके, यहाँ पे एक नॉर्दर्न फील्ड है, ये ध्यान रखना कहाँ पे है, कतर में है।
कतर का जरा मैप देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये सऊदी अरेबिया दिख रहा है, ठीक है। सऊदी अरेबिया के पास में ये यूएई दिख रहा है, इधर छोटा सा आपको दिखता है ये कतर, ओके। कतर का जो कैपिटल है दैट इज दोहा। कहाँ पे पड़ता है ये? पर्शियन गल्फ के पास पड़ता है, पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, एक पेनिनसुला आप इसको समझ सकते हो, जो तीनों तरफ से पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, ओके। और यहाँ पे पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके बीच में एक स्ट्रेट आता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये याद रखना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इसके आसपास देखो ये छोटा सा आइलैंड बहरेन भी दिख रहा है आपको, ओके। और आसपास की थोड़ी सी लोकेशन देख लेना, ईरान में बंदर अब्बास दिखता है आपको, यह है सऊदी अरेबिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ ओमान दिख रहा है, ओमान का एक छोटा सा आइलैंड यहाँ पे भी आपको दिखता है। फिर ये कुवैत है, इराक है, इराक के ऊपर से टिग्रिस एंड यूफेरटस दो रिवर्स आती हैं, ओके। और यहाँ पे ये अबादान जो है ये एक पोर्ट काइंड ऑफ बनता है, ओके। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से इस टॉपिक को ले सकते हो। इंडोनेशिया में एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया है जिसके कारण 162 लोगों की डेथ हो गई है, 5.6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है। जावा आइलैंड पे आया है, बहुत ही खतरनाक सा आइलैंड है, आपको बहुत ही खतरनाक सा अर्थक्वेक आया है। और ये भी बता दूं कि जावा आइलैंड जो है, इंडोनेशिया के सारे आइलैंड स्पेशली जावा बहुत ज्यादा प्रोन है इस तरह के अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज से। क्यों? क्योंकि ये एक एक्टिव प्लेट पे बेस्ड है, एक्टिव प्लेट पर है, ठीक है। एक्टिव प्लेट, आपको पता होगा, आपने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो पता होगा कि अर्थ जो है, अर्थ का जो ये लिथोस्फीयर है, ये कई सारी प्लेट्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये प्लेट्स आपस में कुछ ना कुछ मूवमेंट करती रहती हैं। कुछ प्लेट्स हैं जो थोड़ी पैसिव हैं, कुछ प्लेट्स हैं जो बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा मूवमेंट करती है, आपस में हिलती डुलती रहती हैं। और इंडोनेशिया इसी तरह की एक प्लेट पे बेस्ड है, और इसीलिए यहाँ पे ज्यादा अर्थक्वेक्स, ज्यादा वोल्केनोज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो बात करते हैं इंडोनेशिया की, जरा देखना। तो देखो देखते हैं इंडोनेशिया का जरा मैप। और देखो इंडोनेशिया में ये दिख रहा है जावा, जावा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे वॉलेटाइल सा आइलैंड आप कह सकते हो, काफी अनस्टेबल सा आइलैंड है। और इसी जावा आइलैंड पे आया है ये अर्थक्वेक, ओके। 5.6 मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक है। इसके ऊपर यहाँ पे आता है सुमात्रा, ओके। उसके अलावा आप देखोगे सुलावेसी, कालीमंतन, मोलाकू, ईस्ट तिमोर, ये सारे जो पार्ट्स हैं इंडोनेशिया के, ओके। इसके साथ में यहाँ पे देख रहे हो ये छोटा सा आइलैंड आपको सिंगापुर दिख रहा है। सिंगापुर के पास में से ये स्ट्रेट जाती है, स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ओके। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इसके साथ आप देखोगे यहाँ पे कई सारे आपको इंपॉर्टेंट सिटीज भी देखने को मिलेंगी, बाली, लोम्बोक एटसेट्रा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर आता है पैसिफिक ओशन, नीचे आता है इंडियन ओशन, ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं। अर्थक्वेक की बात करें तो देखो अर्थक्वेक जो है ये जनरली जनरेट होता है सिस्मिक वेव्स के कारण। ये सिस्मिक वेव्स क्या हैं? जो अर्थ के अंदर से वेव्स आती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको आप सिस्मिक वेव्स कह सकते हो। पी वेव, एस वेव, इस तरह से वेव्स होती हैं। और ये जो है अर्थ के इंटीरियर से आती हैं, थ्रू आउट द अर्थ इंटीरियर ये फ्लो होती हैं, अर्थ के कोर से स्टार्ट होती हैं और ऊपर आके सरफेस पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती हैं। तो ये सीस्मिक वेव्स जो हैं आप देखोगे, ये है एपी सेंटर जहां से अर्थक्वेक जो है वो रिलीज हो रहा है, जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। और इस तरह से पी वेव्स और एस वेव्स ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट होती है सब जगह पे। और यहाँ पे कुछ शेडो जोन्स भी हैं जहाँ पे पी वेव्स और एस वेव्स नहीं जा सकती, ठीक है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो ये जो है ये फॉल्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये फॉल्ट क्रिएट हुआ है, ये एक प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है। यहाँ पे ये फॉल्ट क्रिएट हुआ है, इसको हम कहते हैं क्या? यहाँ पे इसको हम कहते हैं फोकस। और ऊपर इसी को अगर आप ऊपर सरफेस पे ट्रेस करोगे, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है अर्थक्वेक का वो इस एपिसेंटर पे आपको देखने को मिलता है, ओके। ऑलराइट, अगर इंडिया में अर्थक्वेक की बात करें, अर्थक्वेक पे मैपिंग करें, तो देखो जो यहाँ पे डार्क रेड वाला पोर्शन है ना, इसमें सबसे ज्यादा अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी है। ये देखो ये वाला रीजन दिख रहा है, यहाँ पे भुज में, गुजरात में ये अर्थक्वेक आया था 2001 में, बहुत ही डिजास्टर्स सा अर्थक्वेक था। दिल्ली नोएडा के पास में आप देखते हो अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। पूरी की पूरी ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड की जो पूरा का पूरा बेल्ट है, प्लेट है, वो भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल है टू अर्थक्वेक्स, ओके। इसके अलावा जो ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, ये वाला पूरा हिमालयन बेल्ट जो है बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि हिमालयाज के आसपास आता है, हिमालयाज ऑलरेडी एक्टिव प्लेट है, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, बात करते हैं कंपैरिजन की। तो एक होती है मर्कैली स्केल, एक है रिक्टर स्केल। मर्कैली स्केल जो है वहां पे आपको देखने को मिलता है अर्थक्वेक के इफेक्ट्स, ओके। जैसे कि अर्थक्वेक के इफेक्ट्स के फॉर्म में आप उसको मर्कैली स्केल के ऊपर तोलते हो, मेजर करते हो। दूसरा होता है रिक्टर स्केल, जो यहाँ पे ये पता करता है कि किस इंटेंसिटी, किस एनर्जी से जो था ये अर्थक्वेक आया है। तो मर्कैली स्केल बेस्ड है ऑब्जर्वेशन के ऊपर कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, और रिक्टर स्केल बेस्ड है सिस्मोग्राफ के ऊपर। मर्कैली स्केल जो है ये क्वांटिफाई करती है अर्थ के सरफेस पे कितना लॉस हुआ है, जबकि रिक्टर स्केल जो है ये बेस 10 का अल्गोरिथम, जो लॉगरिथम स्केल होती है ना वो है, ओके। और इसमें वेव्स के एम्पलीट्यूड को मेजर किया जाता है।
स्केल जो है 1 to 12 होती है मर्कैली स्केल की, और यहाँ पे 10 तक की स्केल होती है, 2 to 10। ओके, कंसिस्टेंसी की बात करें तो यहाँ पे मर्केली स्केल में जो डिस्ट्रक्शन है डिपेंड करता है कितने डिस्टेंस दूर की बात करो। अगर पास की एपिसेंटर पे देखोगे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, एपिसेंटर से दूर जाते जाओगे डिस्ट्रक्शन कम होता जाएगा। वहीं पे अगर आप रिक्टर स्केल की बात करोगे तो ये डिपेंड करता है फोकस पर। फोकस से जितना दूर हो उतना जो वहां पे इम्पैक्ट है एनर्जी कम देखने को मिलती है। ओके, तो ये था डिफरेंस बिटवीन मर्कैली स्केल एंड रिक्टर स्केल, जिसकी मदद से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। देन आते हैं आज के एडिटोरियल पे, विच इज अबाउट द ग्लोबल सिनेरियो। जियो पॉलिटिक्स की बात करता है ये, और बात करता है कि आज के जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में, इतने टर्बुलेंस में इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंडिया किस तरह से फायर प्रूफिंग कर सकता है। तो यहाँ पे दो चीजों की बात होती है, एक है फायर फाइटिंग और दूसरी है फायर प्रूफिंग। ओके, फायर प्रूफिंग। फायर फाइटिंग में आप देखते हो कि इंडिया अभी तक फायर फाइटिंग अपना रहा था, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको खत्म करना है, इरेडिकेट करना है। जैसे फायर को फाइट करते हो ना, कि अगर कहीं आग लग गई, फायर फाइटिंग का मतलब क्या है, उस आग को खत्म किया जाए, बंद किया जाए। दूसरा होता है फायर प्रूफिंग, कि अगर आग लग भी जाए तो हमें इम्पैक्ट ना करे, उसको कहते हैं फायर प्रूफिंग। तो अभी तक इंडिया फायर फाइटिंग पे ध्यान दे रहा था क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज हुआ करते थे। अब इंडिया फायर प्रूफिंग पे ध्यान देना चाहिए इंडिया को, क्योंकि अब ग्लोबल इश्यूज है जो इंडिया के हाथ में पूरी तरह से नहीं है। ओके, तो देखो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि फायर फाइटिंग एंड फायर प्रूफिंग दो तरीके होते हैं किसी भी चीज को करने के। ओके, और इसमें फायर फाइटिंग जो है ये रिएक्टिव तरीका है। ठीक है, कि आपने देखा कहीं कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आपने रिएक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ फाइटिंग दैट इशू। ओके, दैट इज फायर फाइटिंग। ओके, और इसमें आप देखते हो कि कई बार हमारे इंडिया ने कई बार फायर फाइट किया, जैसे कई सारी जो हमारी डोमेस्टिक प्रॉब्लम है उनको लेकर, जैसे इकोनॉमिक फिशर्स हैं या सोसाइटल फॉल्ट लाइन है, कुछ कास्टिज्म वगैरह वाला इशू है, अनटचेबिलिटी है, इससे हमने फाइट किया है। ठीक है, और इसके कारण हमने जैसे गवर्नमेंट को पावर दी और ये सारी चीजें हो पाई, फायर फाइटिंग। अभी दूसरी चीज हमको करनी चाहिए, दैट शुड बी फायर प्रूफिंग, क्योंकि अभी का जो सिनेरियो चल रहा है दैट इज नॉट कंप्लीटली इन इंडियाज हैंड ओनली। ओके, तो हम देखते हैं हमारा विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। ओके, और हमें बनना है 2047 तक डेवलप्ड भी। ठीक है, ये हमारा विजन है, यही हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला है बार बार। ठीक है, हमारा विजन यही है। तो यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं तो हमें फायर प्रूफिंग स्ट्रेटजीज की तरफ जाना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि हम देखते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन ने कई सारे दरवाजे खोल दिए इंडिया के। ठीक है, कई सारी अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम्स भी आई जो अकेले अब इंडिया सॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी तो आई, लेकिन साथ में इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का हम यहाँ पे पार्ट बन गए, वल्नरेबिलिटीज भी साथ में आई। ओके, तो आप देखोगे जैसे हाइपर नेशनलिज्म आप देखते हो, एक्सट्रीमिज्म देखते हो, टेररिज्म देखते हो, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ देखते हो, क्लाइमेट चेंज देखते हो, इन सभी का इम्पैक्ट हम पे हो रहा है, और अकेले हम इन सबको कंप्लीटली फाइट नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे दो रेसेस हैं, हमको दो रेसेस दौड़नी है। पहली रेस जो है वो ये दौड़नी है कि हम यहाँ पे डेवलप हो जाएं बाय 2047। ठीक है, एक तो हमें इस रेस में दौड़ना है कि हम अपने विजन को कंप्लीट कर पाए 2047 वाले। दूसरी रेस हमारी ये है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, उसमें हम ठीक ठाक अपनी डेवलपमेंट भी कर लें तो चलेगा। ठीक है, तो दूसरी रेस है मिडिल डिस्टेंस वाली, यानी कि मिडिल टर्म वाली, ना कि लॉन्ग टर्म। अभी जो 2047 वाली रेस है ना, वो लॉन्ग टर्म है। अभी एक मिडिल टर्म वाली रेस चल रही है, जिसके बैकग्राउंड में एक तो चल रहा है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस क्रिएट किया हुआ है, और दूसरा चाइना। चाइना अपनी पावर बढ़ाता जा रहा है, यूएस के कंपैरिजन में आता जा रहा है, चाइना अपने आप को डेवलप करता जा रहा है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता जा रहा है। ओके, तो ये बड़ी बात है, इन दोनों से डील करना है, इसीलिए फायर प्रूफिंग की जरूरत है। फायर प्रूफिंग हर चीज में, डिप्लोमेसी में, इंफॉर्मेशन में, मिलिट्री में, इकोनॉमिक्स में, और साथ में सोसाइटी में भी। ठीक है, तो पांच चीजों में हमको चाहिए ये फायर प्रूफिंग, जिसको हम डाइम्स कहते हैं। डाइम्स का मतलब क्या है? एक तो डिफेंस में, ठीक है, उसके अलावा हमारा, सॉरी डिफेंस नहीं, डिप्लोमेसी में, फिर इंफॉर्मेशन में, मिलिट्री में, इकोनॉमिक्स में एंड सोसाइटी में, ये है डाइम्स। ये पांच सेक्टर्स में हमको फायर प्रूफिंग करनी चाहिए। ओके, और इसके साथ हमको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे, कि हम अपने डिसीजन खुद से ले पाए। ओके, इसके साथ हमको बैलेंसिंग करनी है डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी में बैलेंसिंग कैसे करनी है? एक तरफ है रशिया यूक्रेन, जिसका साथ हम देना चाहते हैं। ठीक है, रशिया यूक्रेन का साथ हम देना चाहते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे रशिया का साथ देना चाहते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर का नहीं, रशिया का साथ देना चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हो कि यूएन में कोई भी रेजोल्यूशन होता है, हम उसमें बैकस्टेप कर लेते हैं, एब्सटेन कर लेते हैं, क्योंकि रशिया अल्टीमेटली हमारा अलाय है, ठीक है, दोस्त है हमारा। तो हम रशिया के अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, लेकिन यूएस भी हमारा दोस्त है, तो यूएस चाहता है कि हम रशिया के अगेंस्ट क्लियरली बोले। हमने हर बार बोला है कि रशिया यूक्रेन वॉर को हम सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी इशू है ना, वो डिप्लोमेसी से, डायलॉग के थ्रू सॉल्व हो जाए। हमने कभी भी रशिया की खुलकर
खुलकर निंदा नहीं करी है। हम बैलेंस करते आ रहे हैं रशिया और यूएस में, वैसे ही बैलेंसिंग हमको आगे भी करनी है। ओके, इसके अलावा देखो हमें ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा इकोनॉमिक फ्रंट पे। ओके, जैसे हम देखते हैं कई सारे डिस्ट्रेस अभी भी लाई कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पे। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो हमारी सीमा है, हमारी टारगेट है, उससे बाहर चल रहा है। ओके, हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए अपने पावर्टी एलिविएशन पे, यूनिवर्सल एजुकेशन पे, हेल्थ पे, क्रिएशन ऑफ जॉब्स पे, ठीक है, और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उस पे हमको फोकस करना चाहिए। यही फायर प्रूफिंग के तरीके हैं। यानी कि ये जो बड़े इश्यूज हो रहे हैं ग्लोब में, जियो में, उससे हम बचे हुए रहें, उसका तरीका यही है कि हम अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को फोकस करें, ह्यूमन डेवलपमेंट को तैयार करें कि उनको ज्यादा असर ना हो इस तरह के जियो सिचुएशन से। ओके, और ग्लोबलाइजेशन से हम आगे बढ़ चुके हैं सिक्योरिटाइजेशन की तरफ, और यहाँ पे डेटरेंस हमारा हमारा जो है हमेशा साथ हमने रखा है डेटरेंस को। ओके, और इसी में फायर प्रूफिंग जो है वो हमारी मदद करेगी। ओके, तो अभी क्या है कि हम कुछ क्रेडिबल जो सोर्सेज हैं उनके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें, जो फिजर्स हैं उनको कम करें, सिक्योरिटी में हम अच्छा करें। ओके, और यहाँ पे फायर प्रूफिंग पूरे इंडियन सोसाइटी में भी हो। तो 5 सेक्टर्स में, डिप्लोमेसी में बैलेंस आउट करना है हमको चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन में अपनी इन्फॉर्मेशन जो डाटा प्रोटेक्शन वगैरह वाली बातें हैं उनको ध्यान में रखना है, बैलेंस आउट करना है इसमें भी, प्राइवेसी वगैरह के सेक्टर में भी। मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में भी डिटरेंस हमने हमेशा रखी है कि हम आगे से आपको अटैक नहीं करेंगे जब तक आप हम पे अटैक नहीं करते। याद है न्यूक्लियर वाले चीज में नो फर्स्ट यूज वाली जो पॉलिसी है, तो मिलिट्री में भी हमने अपनी फायर प्रूफिंग रखी है। देन आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में भी हमको कोशिश करना है कि हम सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करके चलें, उसके लिए ह्यूमन डेवलपमेंट करें, सोसाइटी के जो फिजर है उनको हम कंप्लीटली खत्म करते चलें। ओके, तो यही है पूरी डाइम्स की फायर प्रूफिंग स्ट्रैटेजी जो इंडिया को अपनानी चाहिए इस ग्लोबल टर्बुलेंस वाले सिनेरियो में। ओके, तो ये था पूरा आर्टिकल। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू जो सी सैट से रिलेटेड है। प्रीलिम्स दूर नहीं है, अभी देखा 180 दिन दूर है बस। तो प्रीलिम्स के लिए सी सैट जरूरी है, और सीसैट का ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको सॉल्व जरूर करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आपके आंसर जरूर देना। ओके, सो अगर आप अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हो, चेक करना चाहते हो, तो ये कमेंट देना या ये कमेंट करना भूलना मत। ओके, सो दैट वाज ऑल। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना। दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।